वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम लेकर आए हैं एक सुपर इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जिसका नाम है द क्रिम्सन रिवर्स, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। दो पुलिस इंस्पेक्टर अलग अलग टाउन्स में काम करते हैं। दोनों टाउन्स में कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते हैं और वे अपने अपने केसेस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर दोनों को पता चलता है कि ये दो नहीं, एक ही केस से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये दोनों मिलकर इस स्ट्रेंज केस को सॉल्व कर पाते हैं और एंड में इनके लिए कैसा शॉक वेट कर रहा होता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इन्वेस्टिगेटिव मूवीज के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर नहीं हो तो कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं हो भाई। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में फर्स्ट हीरो निमंस को दिखाते हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव स्क्वाड में इंस्पेक्टर है। ग्वेर्नो नाम के इस टाउन में कैलोइस नाम का एक आदमी का कत्ल हुआ है और लाश को पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया है। ये इस टाउन की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और लाइब्रेरियन का काम भी करता था। कातिल ने कत्ल कहीं और किया और लाश को 150 फीट की ऊंचाई पर लाकर डाल दिया। दरअसल एक लड़की जो कि माउंटेन क्लाइंबर है, उसी ने लाश को देखकर पुलिस को खबर की थी। उस टाउन का पुलिस ऑफिसर निमंस को ये सारी डिटेल्स बताता है और दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं जहां कैलोइस काम करता था। ये इस इलाके का सबसे बड़ा और बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां 1200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स काम करते हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। कैलोइस का शव विश्लेषण भी इस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होता है। लाश की पोजीशन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे गर्भ में बच्चा सिकुड़कर सो रहा हो। कातिल ने उसके शरीर पर कई बार चाकू से काटा हुआ है, मतलब उसने इसे बहुत ही टॉर्चर किया होगा। और कातिल ने खून को रोकने के लिए उन जगहों को स्टिच भी किया है, क्योंकि ये खून बह गया तो विक्टिम तो मर जाएगा। लेकिन कातिल चाहता था कि ये धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे। इतना ही नहीं, इसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं और आंखें नोच कर निकाली गई हैं। डॉक्टर ये सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन नेमंस की समझ में नहीं आता कि कातिल ये सब क्यों किया होगा। लाश की आंखों से एक लिक्विड निकल रहा होता है, लेकिन शव विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला है क्या। निमंस उस टाउन के आई डॉक्टर चेरनेस के पास जाकर इस बारे में पूछता है। वहां पर एक लड़का जिसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, वो निमंस को क्रॉस करके जाता है। डॉक्टर चेरनेस बताता है कि कैलोइस का पिता मेरा अच्छा दोस्त था। मैं 1982 में यूनिवर्सिटी के डीन के लिए काम करता था। अब निमंस उसे लाश की कुछ फोटोज दिखाकर पूछता है कि कातिल ने इस तरह कैलोइस को क्यों मारा होगा। डॉक्टर इसका जवाब नहीं जानता। निमंस पूछता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर चेरनेस बताता है कि मैं जेनेटिक आई डिजीज को ट्रीट करता हूँ। वो रिवील करता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसे यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स से ही शादी करते हैं। बाहर वालों से वे कभी भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ते और इसी वजह से उनके बच्चों में जेनेटिक डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पर निमस बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बच्चों से मिला था, वे तो एकदम नॉर्मल थे। डॉक्टर चेरनेस कहता है कि इस नई जनरेशन के बच्चों में कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले 2 जनरेशन से पहले जो प्रोफेसर थे उनके बच्चों में बहुत ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए गए थे। लेकिन पिछले 2 जनरेशन में सब कुछ उल्टा हो गया। प्रोफेसर्स के बच्चे नॉर्मल पैदा होने लगे और आसपास की बस्तियों में पैदा होने वाले बच्चों में ये जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ने लगा। वो लड़का जो अभी बाहर गया था, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का बेटा नहीं, बल्कि पास ही की बस्ती का लड़का है। डॉक्टर वो तो मैं समझ गया, लेकिन कातिल ने कैलोइस के हाथ काट दिए और उसकी आंख नोच ली, ऐसा उसने क्यों किया होगा। डॉक्टर बताता है कि हर इंसान की आंखें और उसके हाथ अलग अलग पहचान देते हैं। उन्हें शरीर से अलग करके शायद कातिल कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अगले सीन में सजैक नाम के टाउन को दिखाते हैं, जो ग्वेर्नोन टाउन से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी 2 अजीब वारदात हुए हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मूवी का सेकंड हीरो इंस्पेक्टर मैक्स। पहली वारदात यह है कि किसी ने एक लड़की की कब्र तोड़ दी है, और दूसरी ये कि उस टाउन के स्कूल का ऑफिस रूम डोर भी किसी ने तोड़ दिया है। मैक्स मौके वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि जुडिथ नाम की लड़की की कब्र तोड़ दी गई है। वो 1972 में पैदा हुई और 1982 में एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। सिमेट्री का इंचार्ज मैक्स को रोकता है, क्योंकि जुडिथ के पेरेंट्स की परमिशन के बिना कोई उसकी कब्र को हाथ भी नहीं लगा सकता। मैक्स उससे जुडिथ के पेरेंट्स का एड्रेस मांगता है, पर वो तो जानता नहीं। लेकिन वो वार्न करता है कि जब ये लड़की मरी तो उसकी माँ कहने लगी कि शैतानों ने इसको मार डाला है। एकदम पागल औरत है, इसलिए आप जरा ध्यान से बात करना उससे। मैक्स अपने दोनों असिस्टेंट्स को लेकर उस स्कूल में जाता है जहां ऑफिस रूम का डोर तोड़ दिया गया है। प्रिंसिपल बताती है कि सिर्फ दरवाजा टूटा है, अंदर की चीजें वैसी की वैसी ही हैं। अगर कुछ चोरी नहीं हुआ है तो फिर केस किस चीज का किया, ये सोचकर मैक्स बाहर चला आता है। लेकिन अचानक उसे स्ट्राइक होता है कि क्यों ना जुडिथ इसी स्कूल की स्टूडेंट रही हो और उसके रिकॉर्ड्स को मिटाने के लिए ही ऑफिस रूम का डोर तोड़ दिया गया हो। अपने शक को दूर करने के लिए वो फिर प्रिंसिपल के पास जाता है। वो 1982 के रिकॉर्ड्स चेक करती है तो उसमें जुडिथ के डिटेल्स वाले पन्ने किसी ने फाड़ दिए होते हैं। इतना ही नहीं,
उस साल जुडिथ की क्लास का ग्रुप फोटो भी चोरी हो गया है। मतलब कोई जुडिथ से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिटाना चाहता है। और मैक्स उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचता है जहां 1982 में जुडिथ का एक्सीडेंट हुआ था। उसके पास ही ट्रक्स का यूनियन होता है जिनके पास उनके ट्रक से हुए एक्सीडेंट्स की डिटेल्स होती हैं। इंश्योरेंस के लिए उन्हें ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। यूनियन का इंचार्ज अपने रिकॉर्ड्स चेक करके कुछ डिटेल्स निकालता है जिसमें एक्सीडेंट स्पॉट पर लिया गया जुडिथ का फोटो होता है। ट्रक जुडिथ के ऊपर चढ़ गया था जिसकी वजह से वो सड़क के साथ इस तरह चिपक गई कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। उसकी एक उंगली कटकर दूर गिर गई थी। इंचार्ज बताता है कि उस दिन जुडिथ की माँ उसकी कटी हुई उंगली को हाथ में रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसी उंगली के फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जुडिथ थी। वहां निमंस को दिखाते हैं जो यूनिवर्सिटी के डीन से मिलता है। डीन बताता है कि यहाँ के प्रोफेसर जो काम करते हैं आगे जाकर उनके बच्चे भी इसी यूनिवर्सिटी में वही काम करते हैं। मतलब यहाँ के प्रोफेसर यहाँ के दूसरे प्रोफेसर से शादी करते हैं और उनके बच्चे भी बड़े होकर यहीं पर प्रोफेसर बन जाते हैं और अपने फेलो प्रोफेसर से शादी करते हैं। इसमें होता यह है कि नज़दीकी रिश्तों में शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इनके बच्चों को ही वो जेनेटिक डिजीज होते हैं। कैलोइस का पिता भी इसी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन था और पिता के बाद कैलोइस भी वही काम करने लगा। कैलोइस के पिता ने इस बारे में बहुत रिसर्च की और डिटेल्स थीसिस भी लिखे। इस तरह यहाँ पर एक अलग ही राज चल रहा है। इस डीन के बाद इसका बेटा डीन बनेगा। ये सब कुछ सुनकर नेमंस को आते हैं चक्कर। फिर वो डीन के कमरे से निकलकर कैलोइस के कमरे में चेक करता है। अपने पिता की तरह कैलोइस ने भी कई तरह के थीसिस किए होते हैं। एक थीसिस के कवर पर एक फोटो होता है जिसमें गर्भ के अंदर 2 बच्चे दिखते हैं और ऐसी ही पोजीशन में कातिल ने कैलोइस को रखा था। फिर नेमंस उस माउंटेन क्लाइंबर से मिलता है जिसने कैलोइस की लाश को सबसे पहले देखा था। इसका नाम है फैनी। फैनी इसी यूनिवर्सिटी में ग्लेशियर्स के बारे में रिसर्च करती है। मतलब इसके पेरेंट्स भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे होंगे। लेकिन फैनी की बातों से नेमंस समझ जाता है कि उसे ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेमंस उससे कहता है कि शायद कातिल एक माउंटेन क्लाइंबर है जिसने कैलोइस का कत्ल कहीं और किया और लाश को पहाड़ के ऊपर ले जाकर फेंक दिया। लेकिन एक इंसान किसी लाश को उठाकर उतना ऊपर कैसे चढ़ा सकता है? इस पर फैनी कहती है कि अगर सही इक्विपमेंट हो तो भारी से भारी चीज भी पहाड़ के ऊपर ले जाई जा सकती है। तभी नेमंस का शव विश्लेषण की रिपोर्ट आती है जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि कैलोइस की आंख से जो लिक्विड निकल रहा था वो एसिड रेन है। लेकिन पिछले कई सालों से इस टाउन में एसिड रेन नहीं हुआ। तभी नेमंस की नज़र बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर पड़ती है। वो जानना चाहता है कि किस जगह का बर्फ एसिड रेन में बदल जाता है। अब क्योंकि फैनी ग्लेशियर्स पर रिसर्च करती है इसलिए वो ज़रूर जानती होगी। ये सोचकर वो फैनी की मदद लेने का फैसला करता है। दूसरी ओर मैक्स जुडिथ की माँ से मिलने जाता है जो अब एक नन है। अपनी बेटी की मौत के बाद वो चर्च के पास एक अंधेरे कमरे में रहती है। मैक्स जुडिथ के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि शैतानों ने उसे मार डाला। हम पहले ग्वेर्नन टाउन में रहते थे। दोस्तों ये वही टाउन है जहां नेमंस अपना केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जुडिथ की माँ बताती है कि सजेक टाउन में आने के बाद हम जुडिथ के ट्रीटमेंट के लिए वापस ग्वेर्नन जा रहे थे। तभी शैतानों ने हमें देख लिया। उन्हें पता था कि मेरी बेटी जिंदा रहेगी तो शैतानों को मिटा देगी, इसलिए वे हमारा पीछा करने लगे। पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जुडिथ वहीं पर मर गई। फिर भी शैतानों को चैन नहीं आया। उन्होंने मेरी बेटे की कब्र तोड़कर उसके कंकाल को भी उठा लिया, फिर उसके स्कूल के रिकॉर्ड्स मिटा दिए। इस तरह वो सारा ब्लेम शैतानों पर डाल रही होती है। मैक्स उसकी बातों से थक जाता है और बाहर आता है। यहाँ नेमंस फैनी को लेकर एक बर्फीले पहाड़ पर जाता है। फैनी उसको एक जगह से सैंपल निकालने को कहती है और तब पता चलता है कि इसी जगह पर बर्फ एसिड रेन में बदलता है। मतलब कातिल ने यहाँ से बर्फ निकालकर कैलोइस की आंखों में डाला था जिससे उसकी आंखों से एसिड रेन निकल रहा है। अब नेमंस समझ जाता है कि कातिल चाहता था कि नेमंस यहाँ आए, इसलिए उसने क्लू के तौर पर कैलोइस की आंखों में एसिड रेन डाला जिससे कि वो एक एविडेंस बन जाए। यहाँ बर्फ के अंदर एक और लाश दबी पड़ी होती है। उसको देखकर नेमंस और फैनी फ्रीज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। यहाँ होता है सीन कट और अगले सीन में मैक्स को दिखाते हैं। उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जुडिथ की कब्र के पास कुछ शराबी घूम रहे थे। मैक्स को शक होता है कि शायद उन लोगों ने कब्र को तोड़ा होगा। वो टाउन के बार में जाकर पूछता है तो दोनों शराबी पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते और अकड़कर कहते हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे, कर लो जो करना है। वे बातों से नहीं मानने वाले थे तो नेमंस लातों पे उतर आता है और अपना बैज बेल्ट वगैरह उतार कर साइड में रखता है। फिर उन लोगों को ऐसा पीटता है कि उनका पूरा नशा उतरता है। तभी उनके साथी चिल्लाते हैं कि हमने कब्र को नहीं तोड़ा, पर हमने देखा था कि एक व्हाइट लिंडा कार में कोई आया था और उसने कब्र तोड़ी। जब जाकर उसे पीटो। अब मैक्स बाहर आकर अपने असिस्टेंट्स को पता लगाने को कहता है कि जिस दिन कब्र तोड़ी गई थी तब इस एरिया में कौन कौन व्हाइट लिंडा कार में घूम रहा था, पता लगाओ। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल बंक पहुंचता है। तब उसके असिस्टेंट्स कॉल करते हैं कि उस दिन लगभग 100 व्हाइट लिंडा कार्स यहाँ घूम रहे थे।
अब 100 कार्स में से उस एक कार को कैसे ढूंढेंगे। लेकिन तभी मैक्स को जूडिथ की माँ की बात याद आती है कि सजेक टाउन आने के पहले वे ग्वेरनोन में रहते थे। वो असिस्टेंट से पूछता है क्या उन 100 कार्स में से ग्वेरनोन रजिस्ट्रेशन वाली कोई कार थी। वे तुरंत चेक करके उस कार का नंबर और ओनर का नाम और एड्रेस बताते हैं। उस कार का ओनर है फिलिप। अब मैक्स फिलिप से मिलने के लिए जाता है, पर यहाँ कहानी एक और मोड़ ले लेती है। ग्वेरनोन में निमंस को बर्फीले पहाड़ के बीच जो दूसरी लाश मिली थी, वो लाश किसी और की नहीं, फिलिप की है। मतलब मैक्स एक मरे हुए आदमी को तलाश कर रहा है। फिलिप ग्वेरनोन यूनिवर्सिटी में गायनेक वार्ड में काम करता था। इसके पिता भी यूनिवर्सिटी में यही काम करते थे। जब निमंस को ये पता चलता है तो वो फिलिप के घर जाता है कि शायद वहां पर कोई क्लू मिले, पर उससे पहले मैक्स फिलिप के घर पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। निमंस तो उसे चोर समझकर उसके सर पे गन रखता है। हैंड वक्त पर मैक्स उसे अपनी आईडी दिखाकर अपनी जान बचा लेता है। दोनों डिस्कस नहीं करते कि वे फिलिप के घर क्यों आए हैं, लेकिन दोनों उसके घर को छान मारते हैं। वे देखते हैं कि फिलिप ने अपने घर में कई शिकारी कुत्तों को बांध के रखा हुआ है। एक कुत्ते को ऑपरेट करके खुला छोड़ा गया था। इन्हें पता चलता है कि फिलिप ऐसे ताकतवर और काबिल ब्रीड्स के कुत्तों की जीन्स को क्रॉस करके सबसे ताकतवर कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, इसने सजैक स्कूल के ऑफिस रूम का दरवाजा तोड़कर उसके रिकॉर्ड्स और ग्रुप फोटो चुराए थे। यानी कि ग्वेरनोन का रहने वाला फिलिप वहां से 60 किलोमीटर दूर सजैक गया और वहां जुडिथ की कब्र तोड़कर फिर स्कूल से उसके रिकॉर्ड्स और फोटो चुराए। अब नेमंस और मैक्स रियलाइज करते हैं कि वे एक ही केस के दो पहलू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मिलकर फिलिप का शव विश्लेषण देखने जाते हैं। फिलिप की लाश भी उसी पोजीशन में मिली होती है जिस पोजीशन में कैलोइस पाया गया था, लेकिन फिलिप के शरीर पर चाकू से कटने के कोई निशान नहीं होते। इसके भी हाथ काटे गए हैं, लेकिन इसके मरने के बाद कातिल ने इसके हाथ काटे थे। कातिल ने इसकी आंखें नहीं नोची। अब दोनों कंफ्यूज हैं कि आखिर कातिल बताना क्या चाहता है। और तब डॉक्टर बताता है कि इसकी आंखें असली नहीं, प्लास्टिक की हैं। तो कातिल ने फिलिप की आंखें भी नोची थी और उसकी जगह पर प्लास्टिक की आंखें घुसा दी। डॉक्टर बताता है कि इस तरह की प्लास्टिक आंखें ज्यादातर आई डॉक्टर्स के पास होती हैं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जरा पॉज करके गैस कीजिए कि कातिल कौन हो सकता है और कमेंट्स में बताइएगा। कर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब निमंस को डॉक्टर चेरनेस पर होता है शक, क्योंकि वही आई डॉक्टर है और पहले यूनिवर्सिटी में वही काम करता था। तो ये दोनों उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर चेरनेस मरा पड़ा होता है। कातिल ने इसके भी हाथ काट दिए हैं। कैलोइस और फिलिप की तरह डॉक्टर चेरनेस को भी कातिल ने तड़पा तड़पा कर मारा। निमंस और मैक्स फ्रीज होकर खड़े रहते हैं कि तभी एक पुतला इनके आंखों के सामने इन्हें धक्का देकर भागता है। नेमंस और मैक्स उसे चेज करने जाते हैं, लेकिन नेमंस एक जगह फिसल कर गिर जाता है और उसकी गन कातिल के पैर के पास जाकर रुकती है। कातिल उसे उठाकर नेमंस पर तानता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द दीवार पर शूट करके गन उसी के पास फेंक कर भाग जाता है। मैक्स बहुत दूर तक उसे चेज करता है, लेकिन एक जगह वो भी थक कर गिर पड़ता है। अब नेमंस अपनी गन उठाता है जिस पर कातिल के फिंगरप्रिंट है। वो उसे फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच करता है, लेकिन एक भी मैच नहीं होता। तब न जाने क्यों मैक्स को सोचता है कि क्यों ना हम 1982 में मरी जुडिथ के फिंगरप्रिंट को गन के फिंगरप्रिंट से मैच करें। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं और फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली मैच होता है। तो क्या जुडिथ मरी नहीं है? लेकिन नेमंस जुडिथ के केस के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैक्स उसे जुडिथ केस की पूरी डिटेल्स बताता है। यहाँ नेमंस अब एक थ्योरी बताता है कि शायद 18 साल पहले यानी 1982 में कैलोइस, फिलिप और डॉक्टर चेरनेस के बीच कोई कनेक्शन था। जब कैलोइस का कत्ल हुआ तो बाकी दोनों डर गए कि पास्ट में इन्होंने जो गलती की उसी की सजा के तौर पर कैलोइस को मारा गया है। इसीलिए अपनी पास्ट की किसी गलती का एविडेंस मिटाने के लिए फिलिप और डॉक्टर चेरनेस ने जुडिथ की कब्र तोड़ी और फिर स्कूल से उसके रिकॉर्ड चुराए। लेकिन वे कब्र पर क्या चेक करने गए होंगे? मैक्स कहता है कि शायद वे देखने गए थे कि वहां जुडिथ का कंकाल है भी या नहीं। गन पर जुडिथ का फिंगरप्रिंट मिला है, मतलब वो जिंदा है। अब निमंस बताता है कि उस एक्सीडेंट में जुडिथ के हाथ की एक उंगली कट गई, जिसे पकड़कर उसकी माँ उस वक्त रो रही थी। मतलब जुडिथ की एक हाथ में 4 उंगलियां होनी चाहिए, लेकिन मैंने उस दिन देखा था उसने मुझ पर गन तान के रखी हुई थी और उसकी 5 उंगलियां थी। इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते कि जुडिथ ही कातिल है। लेकिन तीनों विक्टिम्स ग्वेरनोन यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो जरूर थे। सबसे पहले तो तुम जुडिथ की कब्र पर जाओ, शायद वहां पर कोई एविडेंस मिले। उसे भेजकर नेमंस अपने स्टेशन वापस आता है। वहां फैनी खड़ी होती है, जिसे पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया गया है। लेकिन नेमंस के आने में बहुत देरी हो गई है, तो दूसरे पुलिस वाले उसको जाने नहीं दे रहे होते हैं। नेमंस सॉरी कहता है और उसे घर ड्रॉप करने जाता है। तेज बारिश में मैक्स जुडिथ की कब्र तोड़कर शव पेटी खोलता है, तो अंदर एक छोटी लड़की की फोटो होती है। उस फोटो को क्लोजअप में देखने पर सीन कट होता है और फैनी को दिखाते हैं। तो क्या फैनी ही जुडिथ है? पता नहीं,
लेकिन निमस फैनी के घर पर होता है जो माउंटेन क्लाइंब इक्विपमेंट से भरा पड़ा है। कुछ एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं जिनसे पहाड़ पर पत्थरों को तोड़ा जाता है। ये सब देखते हुए निमस को ख्याल आता है कि कातिल सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और स्टाफ को चुन चुन कर मार रहा है। फैनी यूनिवर्सिटी की स्टाफ है लेकिन वो यूनिवर्सिटी से सख्त नफरत करती है। यही नहीं, पहाड़ के ऊपर पड़ी हुई कैलोइस की लाश को भी सबसे पहले इसी ने देखा था। फैनी ये भी जानती थी कि कैलोइस की आंखों में जो एसिड रेन मिला था वो किसी पहाड़ में कौन सी जगह पर मिलेगा, और उसी जगह पर उसने दूसरी लाश यानी फिलिप की लाश भी देखी थी। तो क्या यही कातिल है? लेकिन जहां तक वो फैनी के बारे में जानता है वो इतने क्रूरता से किसी को मार नहीं सकती। अब इसी दुविधा में निमंस वहां से निकलकर सीधे यूनिवर्सिटी जाता है। वहां वो कैलोइस के क्लोज फ्रेंड से मिलता है जो कैलोइस के थीसिस में उसकी मदद करता था। यहाँ पर निमंस को एक खतरनाक राज पता चलता है। जैसा कि डीन ने पहले ही बताया था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एक दूसरे से शादी करते हैं और उनके बच्चे भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बच्चों से शादी करते हैं। इसी तरह एक ही परिवार के लोगों में शादियां होने लगी थी, जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार की जेनेटिक डिसीज और डिसऑर्डर्स बच्चों में पाई जा रही थी। जब ऐसे बच्चे बड़े होकर फिर इसी परिवार के अंदर शादी करते तो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक डिसऑर्डर्स होते थे। इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जा सकता था जब इनके परिवार में हेल्दी बच्चे पैदा होते, और हेल्दी बच्चे पाने के लिए इन लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला। आसपास की बस्ती की प्रेग्नेंट औरतें इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आती थी, और ये लोग क्या करते थे, उन हेल्दी औरतों की डिलीवरी के बाद ये लोग उनके बच्चों को अपने पास रख लेते थे और अपने प्रोफेसर्स के नवजात बच्चों को या जेनेटिक डिसीज से पीड़ित बच्चों को उनकी जगह पर रख देते थे। इस तरह करते करते यूनिवर्सिटी के परिवार में हेल्दी बच्चे होते और फिर उनकी संतान भी हेल्दी होती। इस वजह से पिछली 2 पीढ़ियों से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बच्चे हेल्दी थे और बाहर की बस्तियों के बच्चों को इनकी जेनेटिक डिसीजेस हो रही थी। इस तरह इनके प्रोफेसर्स के बच्चे सबसे हेल्दी और सबसे इंटेलिजेंट हो जाते। ये सब कुछ जानकर निमंस उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तभी मैक्स आकर उसे रोक लेता है और उसे जुडिथ की शव पेटी में मिली फोटो को दिखाता है। फोटो देखते निमंस पहचान जाता है कि ये तो फैनी है। वो यकीन ही नहीं करना चाहता कि फैनी ही कातिल है। अब दोनों फैनी के घर पर जाते हैं। रास्ते में निमंस मैक्स को बताता है कि पिछले 20 सालों से ये लोग अपने बच्चों को बस्तियों के बच्चों के साथ अदला बदली कर रहे हैं। इसलिए पिछली 2 जनरेशन्स में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बच्चों को जेनेटिक डिसीजेज बिल्कुल नहीं हुई, और डॉक्टर चेरनेस 20 साल पहले यूनिवर्सिटी में काम करता था। उस वक्त कैलोइस और फिलिप बच्चे थे, इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन उनके बाप उस वक्त यूनिवर्सिटी में काम करते थे। शायद उन दोनों ने डॉक्टर चेरनेस के साथ मिलकर बच्चों को बदलने का काम किया होगा, और उनके ऐसा करने से फैनी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई होगी, और इसीलिए उसने उनसे बदला लेने के लिए उनके बेटों को यानी कैलोइस और फिलिप को और डॉक्टर चेरनेस को खत्म कर डाला। इस तरह निमंस अपना गैस बताता है। दोनों फैनी के घर पहुंचते हैं। निमंस प्रार्थना करता है कि उसका गैस गलत निकले और फैनी कातिल ना हो, लेकिन फैनी के घर में तीनों विक्टिम्स के कटे हुए हाथ, उनकी नोची हुई आंखें मौजूद होती हैं। अब साबित हो चुका है कि फैनी ही कातिल है। निमंस देखता है कि उस दिन फैनी के घर पर जो एक्सप्लोजिव थे वो अब गायब हैं। निमंस गैस करता है कि फैनी उन एक्सप्लोजिव से बर्फीले पहाड़ों को ब्लास्ट करवाकर पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने गई है। दोनों तुरंत उसको रोकने के लिए निकलते हैं और केबल कार के जरिए यूनिवर्सिटी के पास वाले पहाड़ पर पहुंचते हैं। दोनों उसे ब्लास्ट रोकने को कहते हैं और मैक्स उस पर गन तान देता है, और यहाँ इन दोनों को ही नहीं, हमें भी लगेगा शॉक। इनके पीछे से एक औरत चिल्लाती है कि रुक जाओ। दोनों मुड़कर देखते हैं तो ये फैनी की कॉपी लगती है। अब होता है पूरा सच रिवील। फैनी की हमशक्ल लड़की और कोई नहीं जुडिथ है, जिसकी एक उंगली कटी हुई है। फैनी और जुडिथ ट्विन सिस्टर्स हैं और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ही पैदा हुई थी। उस वक्त कैलोइस और फिलिप के पिता और डॉक्टर चेरनेस ने प्रोफेसर के बच्चों को बस्तियों के बच्चों के साथ बदलना शुरू कर दिया था। फैनी की जगह पर उन लोगों ने किसी प्रोफेसर के मरे हुए बच्चे को रख दिया और इनकी माँ को बताया कि दूसरी बच्ची मरी भी पैदा हुई। इनकी माँ एक बच्चे को लेकर सजैक टाउन चली गई और उसका नाम जुडिथ रखा। 10 साल बाद जुडिथ की ट्रीटमेंट के लिए वो फिर यहाँ आई, और तब उसने फैनी को देखा और समझ गई कि उसकी दूसरी बेटी जिंदा है। उसी वक्त डॉक्टर चेरनेस, कैलोइस और फिलिप के पिता को भी पता चल गया कि फैनी की ट्विन जुडिथ जिंदा है। उसके रहते उनकी काली करतूतें दुनिया के सामने आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने जुडिथ को खत्म करने का फैसला किया। इन तीनों प्रोफेसर्स को ही जुडिथ की माँ शैतान बता रही थी। अपनी बेटी को प्रोफेसर से बचाने के लिए जुडिथ और फैनी की माँ ने एक प्लान बनाया। उसने एक मरी हुई लड़की की लाश को ट्रक के नीचे धकेला और उसकी लाश कुचल गई। उसने जुडिथ की एक उंगली काट ली और पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट में उसकी एक उंगली कट गई, बाकी शरीर गाड़ी के नीचे कुचल गया है। और इतने सालों से फैनी और जुडिथ साथ में ही रहती थी, लेकिन जुडिथ दूसरों से छिपकर रह रही थी।
जब दोनों बहनें और बड़ी हुई तब इन्हें अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला आया। कैलोइस और फिलिप के पिता असली गुनहगार थे, लेकिन ये दोनों उनसे बदला नहीं ले सकी, इसलिए इन्होंने उनके वारिसों को और डॉक्टर चेरनेस को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उस दिन डॉक्टर चेरनेस के घर से मास्क पहनकर जो भागी थी वो जूडिथ थी। उसने लेफ्ट हैंड में गन पकड़ी थी, इसलिए निमंस नहीं देख पाया कि उसके राइट हैंड में एक उंगली है कि नहीं। जूडिथ ने ही तीनों कत्ल किए थे और फैनी सिर्फ उसे सपोर्ट करती थी। ये सब जानने के बाद जूडिथ और मैक्स के बीच लड़ाई होती है। दूसरी ओर नेमंस फैनी को समझाता है कि अगर तुमने ब्लास्ट किया तो यूनिवर्सिटी के इनोसेंट स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स मारे जाएंगे, प्लीज ब्लास्ट मत करो। फैनी भी ब्लास्ट नहीं करना चाहती, लेकिन बचपन में हुए अन्याय को वो भुला नहीं पा रही है। ऊपर से जूडिथ भी उसे फोर्स कर रही होती है कि करो, इसीलिए वो एक्सप्लोजन करवाने के लिए तैयार हो गई होती है। पर नेमंस उसे ब्लास्ट ना करने के लिए कन्विंस कर लेता है, लेकिन इसी बीच जूडिथ ऑलरेडी एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर चुकी है और वे फट जाते हैं। बड़ी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर बढ़ने लगता है। निमंस, मैक्स और फैनी किसी तरह वहां खड़ी एक गाड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जूडिथ तेजी से आती हुई बर्फ में उड़कर दूर गिरती है। इसी बीच गाड़ी भी उलटकर इन तीनों के ऊपर गिरती है। कई घंटों तक ये लोग बर्फ के नीचे पड़े रहते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आकर इन्हें निकालती है। फैनी को चोट आ जाती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। क्लाइमैक्स में ये दोनों इंस्पेक्टर्स एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं, क्योंकि ये दोनों जब से मिले हैं सिर्फ केस की बातें कर रहे थे, इसलिए चैन के साथ बैठकर अपने बारे में बातें शेयर करते हैं। और इसी के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए सबसे पहले, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।